हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जेई एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पेपर देखने वाले जो 9 अक्टूबर 2023 को हुआ था। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2500 वैट रेफ्रिजरेटर वर्क्स फॉर 4 आवर्स पर डे, फाइंड द टोटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन 40 डेज। ठीक है, तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो डेली जो है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या क्या मेरे पास डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले पावर हमारे पास 2500 वैट दिया हुआ है, इसको मैं 2.5 किलो वैट ले सकता हूँ। सिंस हमें यूनिट में निकालना है आंसर, यूनिट जो होता है ये किलोवाट आवर्स होता है, इसी को हम कमर्शियल यूनिट को ही हम किलोवाट आवर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है पावर के बाद टाइम हमारे पास कितना दिया है 4 आवर्स। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी निकालता हूँ पर डे का, आवर्स पर डे, एक दिन में 4 घंटे चलता है, तो एक दिन का जो हमारा एनर्जी आ जाता है 25 इंटू 4, तो ये हो जाता है 10 किलोवाट आवर्स पर डे। तो हमें निकालना है टोटल 40 डेज का एनर्जी। तो 40 डेज में ऑब्वियसली हमारे एक दिन में 10 किलोवाट आवर्स है, तो 40 डेज में हमारा 400 किलोवाट आवर्स हो जाएंगे। मीन्स कि हमारे पास 400 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द हाइट बिटवीन टू सपोर्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लाइन्स कैन बी डिटरमाइंड एट। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो काफी लंबा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा कि सबसे लास्ट में करें, और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं कौन से टॉपिक से है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द हाइट बिटवीन टू सपोर्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लाइन कैन बी डिटरमाइंड एट। मीन्स की दो सपोर्ट है हमारे पास, एक मैं ये सपोर्ट S1 ले लेता हूँ और दूसरा मेरा सपोर्ट है S2। ठीक है, दो सपोर्ट है। सपोर्ट मीन्स की इलेक्ट्रिक पोल्स हो जाएगा या फिर हमारा टावर हो जाएगा। तो हमारे पास दो सपोर्ट है और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लाइंस का, तो उसके बीच का, तो दोनों सपोर्ट जो है यहाँ से ना ट्रांसमिशन लाइन ऐसे करके जा रही होगी। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से जा रही है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो डिफरेंट लेवल पे हो सकते हैं, तो ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन के सपोर्ट के बीच का हाइट क्या होगा। ऑब्वियसली इसके बीच का जो हाइट है उसको हम निकाल सकते हैं किस तरीके से। इसके जो बीच का हाइट होगा, ये कभी भी हम हाइट अगर निकालते हैं तो हाइट हमेशा हम वर्टिकल पोजीशन में निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकल डिफरेंस आ जाएगा, हमें क्वेश्चन से यहाँ से समझ में आ जाता है। तो पहला ऑप्शन है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हायर सपोर्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर एंड लोवेस्ट सपोर्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन हायर हाइट सपोर्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर and lowest point of conductor minus vertical distance between lower length support from the conductor and lower point of conductor। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। 1/2 इंटू वर्टिकल डिस्टेंस। देखिए कभी भी दो हाइट के बीच का ये हम कैसे कर सकते हैं कि 1/2 टाइम्स ही होगा, ये कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा द कंडक्टर एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर प्लस वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट सपोर्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर। अब देखिए दो चीज के बीच का हमें हाइट निकालना है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। तो इसका हाइट और इसका हाइट का हम जो भी इसका हाइट H2 रहा होगा, इसका H1 रहा होगा, इसका हम कभी भी प्लस तो करेंगे नहीं डिफरेंस निकालने के लिए। थर्ड है, फोर्थ है हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लोअर हाइट सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर एंड लोवेस्ट सपोर्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर माइन टाइम्स 1/2। तो ये भी नहीं होगा, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट इसका हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये हमारे पास दो अलग अलग सपोर्ट है, एक सपोर्ट हमारे पास A है, एक सपोर्ट हमारे पास B है। ये दोनों सपोर्ट के बीच का अगर हम कभी भी हाइट निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये हाइट हमारा क्या होगा, ये जो हाइट होगा हमारा हाइट, अगर मैं दोनों सपोर्ट के बीच का निकालने के लिए जाऊं तो ये हमारा हाइट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा ये क्या होगा। अब सबसे पहले तो मैं S2 होगा और इसका यहाँ से यहाँ तक का S1 होगा, दोनों का सेट का, तो S2 माइनस S1 हमारा हाइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। विच एक्सप्रेशन इज राइट अबाउट EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इफ F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, N1 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, φm इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स इन कोर, A इक्वल टू आयरन एरिया, BM इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ये तो EMF इक्वेशन हमें पूछा गया है। EMF इक्वेशन हमें पता है वो होता है 4.44 Fn⁵। तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ टू कॉइल अपोज टू इच अदर देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड। देखिए कभी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, दो कॉइल है मतलब कि इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का दो अलग अलग केस बनता है। ठीक है, सबसे पहले सीरीज रहता है केस और एक होता है पैरेलल केस। सीरीज में भी दो चीज बनता है, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का। सेम पैरेलल में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे चारों केस दिया हुआ है। ये जो है हमारा केस, ये है पैरेलल कनेक्शन में, यहाँ पे हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है और यहाँ पे हमारे पास सीरीज कनेक्शन है। तो ये अलग अलग कनेक्शन में आप देख सकते हैं, ये जो है सब्ट्रैक्टिंग पोलैरिटी वाली है, ये एडिटिव पोलैरिटी वाली है। यहाँ पे ये
जो है हमारा एडिटिव पोलैरिटी है और ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, इसका फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिकल प्रेशर मेजर बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्या होता है। कभी भी एक मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर है, ये कंडक्टर में मैंने यहाँ से सप्लाई दिया, सप्लाई जैसे दिया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, एक प्रेशर लगाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सेटअप होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन सेटअप होता है वो होता है वोल्टेज के चलते। ना अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है द लोड ऑफ ट्रांसफॉर्मर चेंजेस एवरी डे विथ अ डेली प्रोडक्शन ऑफ 120 किलोवाट आवर्स एंड कम्युलेटिव लॉस ऑफ 5 किलोवाट आवर्स, व्हाट इज द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जब अगर हम क्वेश्चन समझ ले तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। लोड ऑफ ट्रांसफॉर्मर चेंज एवरी डे, ओके, with a daily production of 120 kilowatt hours and cumulative loss of 5 kilowatt hours, what is the all day efficiency। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एफिशिएंसी पूछा गया। एफिशिएंसी हमारा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट की बात करूँ तो आउटपुट हमारा 120 किलोवाट आवर हो जाता है और जो इनपुट होता है, इनपुट इक्वल टू होता है आउटपुट प्लस लॉस। तो 120 अपॉन 120 प्लस 5 किलोवाट आवर, तो हमारा जो एफिशिएंसी हो जाएगा, इसको मैं अगर परसेंटेज में करूं तो 120 अपॉन 125 टाइम्स 100, 5 20 24, यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है, सॉरी यहाँ पे ना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 इंटू 4 तो 96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन इन सीआरटी। देखिए जो सीआरटी होता है, सीआरओ में ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, यहाँ से हम हीटर देते हैं, हीटर से ये इलेक्ट्रॉन रहता है ग्रिड पे, फिर वहाँ पे 2 प्लेट रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल के लिए एक वर्टिकल के लिए, जो कि वेवफॉर्म को सेटअप करवाने में मदद करती है, उसके पोजीशन को चेंज करके। और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन बीम, जहाँ पे भी हमें जैसा वेवफॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का यहाँ पे ट्रेस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है फंक्शन ऑफ फॉस्फोर कोटेड स्क्रीनिंग। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम है, ये इलेक्ट्रॉन के बीम को हमें विजुअलाइज करवाने के लिए एक फॉस्फोर का हमें कोटिंग किया जाता है। ये जो आप ग्रीन कलर देख रहे हो ये आप फॉस्फोर, इसको आप एज्यूम कर सकते हो। ये फॉस्फोर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन से जो लाइट होता है इमिट, उसको यहाँ पे ये दिखाता है। नेक्स्ट है स्विच रिलक्टेंस मोटर कैन प्रोड्यूस टॉर्क एट स्पीड। देखिए जो रिलक्टेंस मोटर होता है वो कभी भी कौन सा स्पीड पे घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड पे, और सिंक्रोनस स्पीड पे ही वो अपना टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ टेंडर अमाउंट फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, वैसे हमने लिंक दे दिया है इसका अच्छे से, आप वहाँ से जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग का टेंडर वाला नोट्स है कंप्लीटली डिटेल में पढ़ सकते हैं, जहाँ से कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। In case of magnetic circuit, the force that tends to create magnetic flux is called। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, अभी हमने देखा था, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जब भी हम वोल्टेज देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जिसके चलते करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगाता है या प्रेशर लगाता है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। वही अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, यहाँ से करंट रहता है और यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स रहता है, तो इसके चलते यहाँ पे एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्रिएट होता है जिसके चलते यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होता है, ठीक है, तो उसको हम एमएमएफ बोलते हैं। जैसे V इक्वल टू IR होता है, वैसे ही एमएमएफ इक्वल टू जो है, या फिर इसको हम NI नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स करंट इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल ऑफन टेक लॉन्गेस्ट टाइम टू रैप अप। इसका भी हमने दे दिया काफी डिटेल। चलिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है उसके फेज को समझते हैं। कभी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना कुछ फेज में होता है। सबसे पहले इनिशिएट करते हैं, फिर प्लानिंग होती है, फिर उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर उसका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं, फिर लास्ट में क्लोज करते हैं। इसको आप एक नॉर्मल वे में भी कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले प्रोजेक्ट या फिर कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो, सपोज आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो, प्रिपरेशन सबसे पहले आप क्या करते हो, एक गोल करते हो कि मुझे एसएससी जेईई क्वालिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, एसएससी जेईई क्वालिफाई करने के लिए प्लानिंग करते हो कि हमें क्या क्या बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, कितने हमारे पास क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे,
और क्या क्या स्टडी मटेरियल हमारे पास रिक्वायर्ड है, कहाँ पे हमें वीडियो देखना है या कोर्स देखना है, क्या करना है। फिर आप क्या करते हो, ये सारे प्लानिंग करने के बाद एक छोटा सा आप एग्जीक्यूट करते हो, मीन्स कि आप पढ़ाई करना शुरू करते हो। पढ़ाई करने में आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। फिर आप अपने पढ़ाई को वो सही ढंग से हो रही है नहीं हो रही है आप मॉनिटर या कंट्रोल करते हो, खुद से मॉनिटर करते हो कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, टेस्ट दे करके या फिर कुछ ना कुछ करके। फिर आप क्या होता है, एट द एंड में जब आप सक्सेस हो जाते हो तो फिर आपके पास नौकरी आ जाती है, हैंड ओवर। तो यही काइंड ऑफ इसी को आप रिलेट कर सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल से। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया लॉन्गेस्ट टू रैप अप, तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन होगा। क्यों होगा एग्जीक्यूशन? क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पढ़ाई करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन केस ऑफ थर्मल एफिशिएंसी बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन 1 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्ट इनटू जूल। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, किलोवाट आर को जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले जूल क्या होता है, जूल होता है वैट सेकेंड। तो किलोवाट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 वैट आर लिख सकते हो। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वैट इंटू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3600 सेकेंड लिख सकता हूँ। तो वैट सेकेंड हमारे पास आ गया, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा 3600 इंटू 1000 वैट सेकेंड। तो इसको मैं 36 इंटू 10⁵ जूल लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए गोल्ड वाटर ऑक्सीजन है ही नहीं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, निकल हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ सोडियम वेपर लैंप इज। कभी भी ये टाइप का जो क्वेश्चन है आपने नॉर्मली बुक में नहीं पढ़ा होगा कि सोडियम वेपर लैंप का वेवलेंथ कितना होता है। सबसे पहले आप ये देखो कि सोडियम वेपर लैंप कौन सा लाइट इमिट करता है। सोडियम वेपर लैंप येलो लाइट इमिट करता है। यहाँ पे देखो येलो लाइट की जो वेवफॉर्म है वो कुछ इस रेंज में आ रही है, 590 565 जो भी है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम ऑप्शन से खेलते हैं, 673 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ तो येलो नहीं रेडिश टाइप का लाइट है, तो ये हमारा होगा नहीं आंसर। 326 हमारा यहाँ पे होगा ही नहीं, 254 नहीं होगा। 589 जो है या 590 के आसपास है, यहाँ पे आप देख सकते हो येलो लाइट इमिट होता है। तो यहाँ पे आप अलग अलग स्पेक्ट्रम का कलर का देख सकते हो कि कौन कौन सा लाइट इमिट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग वायर्स एंड केबल। देखो यार वायर्स एंड केबल क्या होता है, यहाँ पे आप एक इमेज में देख सकते हो। इसको मैं वायर्स बोलता हूँ, इसको मैं केबल बोलता हूँ, क्योंकि वायर एक सिंगल जो जिसको तार बोलते हो आप लोग, वो एक वायर हो गया। अगर केबल देखो तो बंच ऑफ वायर को कर दिया, जैसे कि हम एक्सटेंडेड वायर करते हैं। तो ये आप देख सकते हो। और कंडक्टर किसको बोलते हैं, कंडक्टर इसे बोलते हैं, ये एक ACSR या ए कंडक्टर एल्यूमिनियम टाइप ACSR कंडक्टर है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास a rectifier type instrument used a bridge rectifier and has a scale calibrated in terms of RMS value of sine wave. ठीक है, it indicate a voltage of 3.3 volt when measuring a voltage of triangular wave shape. Calculate the peak value of applied voltage. सबसे पहले एक रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो कौन सा वैल्यू देता है, RMS वैल्यू ऑफ साइन वेव देता है। मीन्स कि अगर उसका आउटपुट क्या है, ये दिया है इसने 3.33 वोल्ट, ये हमारा RMS वैल्यू रहेगा साइन वेव का। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूँ। एवरेज वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, देखो फॉर्म फैक्टर से निकाल सकते हैं। साइन वेव का क्या होता है फॉर्म फैक्टर 1.11 इक्वल टू हमारा होता है RMS अपॉन एवरेज वैल्यू। सिंस ये रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये 3.33 RMS अगर दे रहा है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ उस वैल्यू, वो जो वेवफॉर्म है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी रहेगी, 3.33 अपॉन 1.11। तो 3 वोल्ट का वो एवरेज वैल्यू देगा। ठीक है, 3 वोल्ट का वो एवरेज वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एवरेज वैल्यू है कोई भी वेवफॉर्म की हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें निकालना है पिक वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। कौन सा वेव है, ट्रायंगुलर वेव है। ये जो है ट्रायंगुलर वेव है, 3 वोल्ट जो है ट्रायंगुलर वेव की एवरेज वैल्यू है। इसे इसका हमें पिक निकालना है। तो ट्रायंगुलर वेव का जो एवरेज वैल्यू होता है ट्रायंगुलर वेव का, वो होता है पिक वैल्यू अपॉन 2। तो यहाँ से मैं पिक वैल्यू जो है 3 × 2 इक्वल टू 6 वोल्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन PMMC इंस्ट्रूमेंट। देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है T = BI/N/A, इसमें PMMC इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, करंट पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए एरिया तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, तो एरिया अगर कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ नहीं। यहाँ पे जो हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा करंट हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, V और I में से एक हो सकता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइव्स दैट रिक्वायर्ड मोर देन। देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो होता है इसको हम फ्रैक्शन किलोवाट आवर्स मोटर भी बोलते हैं।
तो ये कम एनर्जी के लिए बने हुए रहते हैं, कभी भी ये 1 या 2 किलोवाट से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर 1 किलोवाट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ईडी करंट लॉस इफ बीमैक्स इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ इज फ्रीक्वेंसी, टी इज थिकनेस ऑफ इच लेमिनेशन एंड बी इज वॉल्यूम ऑफ आर्मेचर कोर। तो देख लीजिए आप लोग, आयरन लॉस जो होता है एक होता है हिस्टेरेसिस और एक होता है ईडी करंट लॉस, ये दोनों का आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द फेजिंग आउट टेस्ट ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर इज कैरिड आउट टू फाइंड। देखिए जो फेजिंग आउट होता है ट्रांसफॉर्मर का, ये सिर्फ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है और इसका यूज किया जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो फेज है वो सेम है या नहीं है। नेक्स्ट है फॉर द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस 10 फैराड एंड 40 फैराड कैपेसिटर। मुझे ये दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करना है। तो ये सर्किट को मैं कुछ इस तरीके से पहले बना लेता हूँ। ये मेरा 10 वोल्ट हो जाएगा, 10 और 40, इसका अगर मैं कॉम्बिनेशन निकालूँ सीरीज में 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 अपॉन 50, तो ये 8 हो जाता है यहाँ पे, मीन्स कि इसको मैं 8 यहाँ पे कर सकता हूँ और उसके बाद ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये सप्लाई इसको चला जाएगा, ये सर्किट को भी इग्नोर कर देते हैं। तो मीन्स कि मेरे पास जो अब सर्किट बचा, ये जो दो हमारे पास सोर्स है, एक है 10 फैराड का, एक है हमारे पास 40 फैराड का, इसको जो सप्लाई मिल रहा है वो 8 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। अब हमें C1 इसके अक्रॉस का वोल्टेज VC1 निकालना है और इसके अक्रॉस का वोल्टेज VC2 निकालना है। तो KVL हमें लगा लेना है कैपेसिटर का। KVL क्या होगा 8। अगर हमें C1 निकालना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट से 40 से और दोनों का सम कर देंगे 50। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 50। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। तो 5 इंटू 10, तो यहाँ पे हमारे पास 4 वोल्ट का सप्लाई आ गया। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 वोल्ट का सप्लाई आ गया तो यहाँ पे हमारे पास 6 वोल्ट का सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एलसी सर्किट विथ इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C, 2 हेनरी एंड 8 माइक्रोफैराड इज गिवन, इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, R अपॉन Z होता है। यहाँ पे हमारे पास R इक्वल टू 0 है, तो हमारा पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ करंट I इन दिस सर्किट। तो यहाँ से जो करंट I फ्लो हो रही है, तो सबसे पहले वोल्टेज में इस डायरेक्शन में देख लेता हूँ कितना आ रहा है। इस डायरेक्शन में वोल्टेज में देखूँ तो 30 माइनस 50 प्लस माइनस 10 आ रहा है टोटल हमारे पास, तो माइनस 30 वोल्ट आ गया मेरे पास। और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है 40 ओम। तो हमारा जो करंट आ जाएगा माइनस 30 अपॉन 40, तो ये होता है 0.75, सिंस नेगेटिव है तो नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वोल्टेज। देखिए दोनों जो वोल्टेज रहता है दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर AC सर्किट द वोल्टेज एंड करंट इज गिवन, देन एक्टिव पावर ऑफ सर्किट इज। एक AC सर्किट है, यहाँ पे हमारे पास V दिया है, V इक्वल टू 100 प्लस J10 दिया है। उसके बाद I की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 20 माइनस J10। ये वोल्ट्स में दिया हुआ है, ये हमारे पास एम्पियर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्टिव पावर निकालना है। तो एक्टिव पावर के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास S होता है, S क्या होता है, P प्लस JQ, ये होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट का। ठीक है, तो हमारे पास कंपोजिट यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास हो जाता है 100 प्लस J10 मल्टीप्लाई 20, इसका अगर हम निकालेंगे कॉन्जुगेट तो ये हो जाएगा 20 प्लस J10। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 को 20 से करता हूँ तो 2000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 10 को 10 से तो प्लस J 1000 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको करता हूँ प्लस J 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इसको जब मैं इसके साथ करूँगा J स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 इंटू 100, तो यहाँ पे -100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारी जो S की वैल्यू है S इक्वल टू हो जाएगा 1900, ठीक है, प्लस J 1200 VA। तो इसमें से ये हमारा वैट में आएगा और ये जो हमारा VAR में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक मिस्टेक पॉइंट है ये करना, यहाँ पे कॉन्जुगेट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। चलिए ये क्वेश्चन को ना पहले शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है
यहाँ पे ये दो टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, ठीक है। मैं ये सबको एक चीज़ एज्यूम कर लेता हूँ, ये जो पूरा रेजिस्टेंस है इसको मैं एक्स ओम एज्यूम कर लेता हूँ। तो मेरे पास टर्मिनल ए है और यहाँ पे टर्मिनल बी है, और ये जो है एक्स ओम का रेजिस्टेंस मैंने इसको एज्यूम किया है, तो ये यहाँ पे मेरा एक्स ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल टू 14 ओम्स का रेजिस्टेंस। तो आप देखो कभी भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कभी भी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से कम ही होगा, तो हमारा आंसर हमेशा किसी भी केस में 14 ओम से कम ही होगा। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो 20 ओम भी नहीं होगा, 14 ओम भी नहीं होगा, 28 ओम भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 7 ओम। चलिए इसका हमारे पास है विच लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज लॉ देता है, ऑल्सो एनर्जी कन्वर्जन वाला रहता है। नेक्स्ट, फॉर प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क टू हॉरिजॉन्टली माउंटेड एमआई इंस्ट्रूमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेथड इज यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे थैंक्स टू द हैंडबुक यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क रहता है, कौन सा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क यूज होता है, ये यहाँ से देख सकते हो और उसका एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट है फॉर an ideal short transmission line with zero voltage regulation, if receiving end voltage is 150 किलोवोल्ट then sending end voltage is, देख लीजिए लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंडिंग और रिसीविंग एंड वोल्टेज और वोल्टेज के अकॉर्डिंग लेंथ एंड वोल्टेज के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन लाइन को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेंथ, इसका किलोवोल्ट लेंथ, वोल्टेज यहाँ से आप देख सकते हो। ये काफ़ी हर बार इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है। नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू मेजरिंग द करंट इन सर्किट यूजिंग CRO विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है हमें देखना है करंट मेजर करना है CRO से, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है लो रेजिस्टेंस रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट व्हिच करंट बीइंग मेजर। अब ऑब्वियसली अगर कोई सर्किट का हमें करंट को मेजर करना है, यहाँ पे कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ से लोड जा रहा है, RL है, इसमें अगर आप आमीटर लगाओगे, अभी भूल जाओ कि आप CRO लगाओगे, तो आमीटर की जो रेजिस्टेंस है ये क्या रहेगी, एज लो एज पॉसिबल। क्यों रहेगी एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि करंट कम ज़्यादा ना हो जाए। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस RL है, ये 200 ओम का हो जाएगा, तो करंट तो क्या होता है V/R होता है, तो R की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो करंट की यहाँ पे मेजरमेंट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पहला हमारा जो है सही हो गया। दूसरा है द CRO इज कनेक्टेड अक्रॉस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस टू मेजर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट। अगर मैं CRO को इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दूँ, वोल्ट मीटर लगा दूँ, तो CRO क्या करेगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड कर देगा, ये भी सही है। तीसरा, अ हाई रेजिस्टेंस रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट वेयर द करंट इज मेजर। क्या ये जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में हम यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस मेजर यूज करेंगे करंट को मेजर करने के लिए, ये ऑब्वियसली गलत रहेगा। उसके बाद द CRO इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट व्हिच करंट इज मेजर। क्या है, द CRO इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट व्हिच करंट इज बीइंग मेजर। ये भी हमारा कनेक्ट हो सकता है, बट ये हमारा ऑप्शन 1, 2 एंड 4 होना चाहिए, बट वो है ही नहीं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिपल्सन, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच है। देखिए रिपल्सन, स्टार्ट, इंडक्शन मोटर, सबसे पहले हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो देख लेते हैं। हेयर ड्रायर में यूनिवर्सल मोटर को हम ऑप्शन यूज करते हैं क्योंकि काफ़ी हाई स्पीड रहती है। फैन में भी हाई स्पीड की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद कंट्रोलिंग की भी, यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज बेस्ट। ठीक है, उसके वैक्यूम क्लीनर में भी हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम उसको कंप्रेसर में यूज करेंगे। नेक्स्ट, द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ सोलर पावर प्लांट इज लोअर देन थियोरेटिकल एफिशिएंसी। क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेशन और इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते क्या होता है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। आजकल जो है कुछ क्वेश्चन सोलर और विंड से भी आने लगे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड पड़ सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग कैलकुलेशन मेथड इज हैंडी एंड क्विकली। देखिए 3 मेथड होते हैं लाइट को कैलकुलेट करने का, एक होता है वैट पर स्क्वायर मीटर, दूसरा होता है ल्यूमेन मेथड, और तीसरा होता है पॉइंट ऑफ पॉइंट मीटर। जो सबसे ज़्यादा क्विक और हैंडी मेथड रहता है वैट पर स्क्वायर मेथड होता है, और जो हम लोग जो पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, वो ल्यूमेन मेथड से आते हैं। नेक्स्ट है, देखिए फिर से एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का आया हुआ है विंड पावर प्लांट के ऊपर। चूज द मोस्ट एफिशिएंट जनरेटर फॉर विंड पावर जनरेशन। देखिए मोस्ट एफिशिएंट जनरेटर फॉर विंड पावर जनरेशन में जनरली जो विंड पावर प्लांट है वहाँ पे डबली फेड इंडक्शन मोटर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, 25 वोल्ट 800 वैट बल्ब इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट सोर्स, द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कोई जो इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है उसकी जो रेटिंग दी हुई रहती है वो वोल्टेज रेटिंग दी हुई रहती है और पावर रेटिंग दी हुई रहती है। तो यहाँ से कभी भी, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, V² अपॉन P होता है,
तो V हमारे पास कितना दिया हुआ है इस इंस्ट्रूमेंट का, 25 इंटू 25 कर देंगे और पावर हमारे पास 800 हो जाएगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब ये बल्ब को क्या किया गया, 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया। एक्चुअल में इसकी रेटिंग 25 वोल्ट है, बट उसको 10 वोल्ट के साथ ही किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये रेटेड पावर पे चलेगा नहीं, क्योंकि रेटेड पावर पे चलाने के लिए इसको 25 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन R करता हूँ, तो V हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 अपॉन रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला 25 इंटू 25 इंटू 800। इसको जब हम करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, 4 यहाँ पे 32 तो 128 वैट। अब इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर उसको कुछ तो कैसे करके सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर करना है, उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट का रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर करना है, उसके बाद उसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसके पावर से, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज हमारे पास कितना है, 10 स्क्वायर, रेटेड वोल्टेज हमारे पास कितना है, 25 स्क्वायर मल्टीप्लाई 800। तो ये हमारा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज यूज ऑफ इनकोडर इन डीसी सर्वोमीटर। देखिए इनकोडर जो यूज होता है ना, इनकोडर एज अ एक सेंसर का भी काम करता है या फिर ट्रांसड्यूसर का भी काम करता है। इनकोडर जो है ना, स्पीड का रोटेशन ये सब चेक करने के लिए होता है, ठीक है, और स्पीड कंट्रोल फीडबैक देता है, ठीक है, जिससे कि जो सिस्टम रहता है लूप वाला वहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट है इफ अ पावर सप्लाई 1000 मेगावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी to its consumer for a period of 2 months, then the average demand during the period will be। सबसे पहले ना कुछ क्वेश्चन आजकल ऐसे भी आने लगे हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेशन हैंडी होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे आपके लिए वो उतना अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एनर्जी दी हुई है। एनर्जी हमारे पास 1000 मेगावाट आवर्स दिया हुआ है, कंज्यूम है पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स मीन्स की 60 डेज, 60 डेज मीन्स कि 60 टाइम्स 24 आवर्स होगा हमारे पास। अभी हमें निकालना है एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, इसका ना आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू क्या है, पावर कंज्यूम 1000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसको क्या कर लो, इसकी जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी सबसे पहले एवरेज, यहाँ पे एनर्जी है और ये टाइम है, एनर्जी अपॉन टाइम हमारा एवरेज वैल्यू हो जाता है, ये जो रहता है। अब हम इसको कैसे करेंगे, एनर्जी हमारे पास 1000 मेगावाट टाइम्स आर में कर लेता हूँ इसको, अपॉन टाइम हमारे आवर्स कितने दिए हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। आवर्स कैंसिल हो जाएंगे। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसको मैं अप्रोक्सीमेट मेथड से करता हूँ कैलकुलेट, तो ये इसको अगर मैं करूंगा अप्रोक्सीमेट 4 आएगा, तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट 4/6 आएगा। 4/6 करूंगा 0.6 के आसपास में हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। बट हाँ, सिंस यहाँ पे दो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बट हाँ एक का यूनिट मेगा है, एक का वाट किलो है, तो ऑब्वियसली हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, ये हमारा सिंक्रोनस मोटर कन्वेंशनल सिंक्रोनस मोटर है। इसमें स्टेटर में हमारे 3 फेज सप्लाई जाएगा, मैं 3 फेज यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। और जो हमारा रोटर है, रोटर जो हमारा क्या रहता है, रोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे वाइंडिंग यहाँ पे कर देंगे, वाइंडिंग करके यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे स्लिप रिंग के थ्रू, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ सपोज टू बी एज्यूम बन जाता है। ये हो जाता है आपका कन्वेंशनल डीसी सिंक्रोनस मोटर। वही अगर मैं परमानेंट मैग्नेट की बात करूँ, परमानेंट मैग्नेट डीसी सिंक्रोनस मोटर क्या होगा, यहाँ पे जो मोटर का रोटर रहेगा वो परमानेंट मैग्नेट का रहेगा, उसमें डीसी सप्लाई देने की नीड नहीं होगी टू क्रिएट नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर स्टेटर एंड रोटर बोथ प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कभी भी भले वो कोई भी रोटर आ जाए, परमानेंट मैग्नेट आ जाए या इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला रोटर आ जाए, स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और रोटर में क्या होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। स्टेटर एंड रोटर बोथ प्रोड्यूस रोटेट, देखिए दोनों भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेटर जो है हमारा यहाँ पे क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और रोटर हमारा क्या करेगा, रोटर हमारा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ का पोल कांस्टेंट रहता है नॉर्थ और साउथ, तो सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन मोटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज ऑलवेज लेस देन 100 ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन की ना, कोई भी चीज़ की आइडियली एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है। अब जैसे मोटर है, मोटर की 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे हीट डिसिपेट होता है, उसके बाद विंड, फ्रिक्शन, बियरिंग, ये सब का लॉस होता है, तो इसके चलते नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है, यहाँ पे 3 रीजन है, हीट, विंडेज फ्रिक्शन और आयरन लॉस। नेक्स्ट हमारे पास है एट द लीडिंग पावर फैक्टर द आर्मेचर रिएक्शन।
देखिए यूनिटी पावर फैक्टर, जीरो लैगिंग और जीरो लीडिंग पावर फैक्टर का कैसा रहता है आर्मेचर रिएक्शन का नेचर, ये है हमारा ऑल्टरनेटर में। मोटर में कैसा रहेगा, इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स ऑफ 600 वोल्ट बाय मींस ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। तो पूछा गया है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ऑटो ट्रांसफार्मर विथ रिस्पेक्ट टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हमारे पास सप्लाई क्या दिया गया है, प्राइमरी सप्लाई हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास सप्लाई दिया हुआ है V1 ले लेता हूँ, LV लो वोल्टेज सप्लाई ले लेता हूँ 200 वोल्ट, और हाई वोल्टेज सप्लाई हमारे पास कितना दिया हुआ 600 वोल्ट। सप्लाई ऑफ 200 ऑब्टेन फ्रॉम 600 वोल्ट मींस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है। पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ऑटो ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ना कॉपर रेशियो पूछा गया है, तो कॉपर रेशियो क्या होता है, वाइंडिंग रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर रेशियो अपन वेट ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो रेशियो रहता है वो होता है 1 माइनस लो वोल्टेज वाइंडिंग अपॉन वी ऑफ एच वोल्ट हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो 1 माइनस 200 अपॉन 600, इसको अगर मैं करूँ 400 अपॉन 600 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 2/3, तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 2/3 कहीं पे भी नहीं है, इसको मैं 1 अपॉन 1.5 कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है VI characteristics plot for a forward current by increasing the temperature. It has been seen the plot VI characteristics as temperature increase. अब यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन ये है, VI characteristics जो होता है फॉरवर्ड करंट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। इट हैज बीन सीन VI characteristics that as temperature increase। जो हमारी VI characteristics होती है डायोड की, ये इस तरीके से होती है। अब देखिए ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। अब क्या होता है, जब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाता है। रेजिस्टेंस हमारा जैसे ही डिक्रीज करेगा तो सेम करंट के लिए हमारे पास जैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, पहले देखिए हमें 5 एम्पियर करंट की ज़रूरत है, हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और हमारे पास सप्लाई है 200 वोल्ट। और इसको अलग तरीके से करते हैं, हमारे पास सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम है, तो हमें करंट कितनी यहाँ पे मिलेगी 10 ओम। अब हमारे पास रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया और हमें 10 ओम क्या कर दिया मैंने, 20 वोल्ट है, 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया तो 10 एम्पियर करंट है। अब हमें ना 10 एम्पियर करंट ही चाहिए, बट हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया, तो हमें वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो सेम केस में यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो, जैसे हमारा टेम्परेचर यहाँ पे कम है तो कम टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कम ज़्यादा है तो ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, रेजिस्टेंस कम है तो कम वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कम वोल्टेज ही चाहिए सेम फील्ड करंट फॉरवर्ड करंट के लिए, ठीक है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कोल्ड फायर थर्मल पावर प्लांट जनरेट 750 megawatt of electricity with a thermal efficiency of 30%. If coal has heating value of 30,000 kilojoule per kg, find the mass flow rate of coal required to generate required electricity. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, मास फ्लो। मास फ्लो क्या होगा, मीन्स कि कितना केजी होता है पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना केजी कोल का फ्लो होना चाहिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट कितना जनरेट करता है, पावर हमारा 750 मेगावाट जनरेट करता है पावर, कितनी परसेंट एफिशिएंसी के साथ, 30% एफिशिएंसी के साथ जनरेट करता है हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या मैं यहाँ से, चलो ये वाला एक डेटा हम बाद में यूज करेंगे। अब क्या है हमारे पास, कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या है, 1 केजी कोल जो है, हमें 1 केजी कोल से हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, 30,000 किलोजूल एनर्जी मिल रही है मुझे 1 केजी कोल से, ठीक है। 30,000 किलोजूल को मैं 30 मेगाजूल ले लेता हूँ, ठीक है। 1 केजी कोल से 30 मेगाजूल की हमें मिल रही है एनर्जी, ठीक है। तो मीन्स कि 30 मेगावाट सेकेंड हमें यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे पावर करता हूँ, पावर हमारी 1 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, अगर मैं पावर 1 सेकेंड में बात करूँ, 1 केजी में 30 मेगावाट होगा पावर 1 सेकेंड में हमें, ठीक है, क्योंकि 30 मेगावाट सेकेंड का रहा, 1 सेकेंड में मैं यहाँ से पावर निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 केजी के लिए 30 मेगावाट लगा हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x केजी हमें कोल की जरूरत पड़ेगी, कितने मेगावाट के लिए, 750 मेगावाट के लिए x केजी की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमें कितने केजी, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, x इक्वल टू 25 केजी कोल की मुझे जरूरत पड़ेगी 750 मेगावाट एनर्जी के लिए।
ठीक है, अब यहाँ तक के क्लियर है। तो 25 kg लगेगी। अब यहाँ पे एफिशिएंसी अगर मैं करूँ तो स्टार्टिंग में अगर मैंने एफिशिएंसी कर दिया रहता तो हमारा काम हो जाता। अब मैं यहीं पे एफिशिएंसी से कर देता हूँ 25 को 0.3 से डिवाइड, तो ये हमारा 83 के आसपास आ जाएगा। मीन्स कि इतना kg कोल मुझे पर सेकेंड चाहिए टू जनरेट 750 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि 1 kg से 30 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।